नमस्कार। मैं मनोज जायसवाल आपका क्लैनिकल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि सब लोग अच्छे होंगे और आपका यूपीपीसीएस का जो आईआर वाला सेक्शन है उस पर क्वेश्चंस की डिस्कशन की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। तो अब आपके उस टेस्ट पेपर में 18वां प्रश्न था कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस इम्पोज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड मीजर्स। सुझाना है, उपाय बताना है कि इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। यानी कि अमेरिका द्वारा भारत पर जो पारस्परिक शुल्क लगाया गया है उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा और फिर उस प्रभाव को कैसे हम कम कर सकते हैं, प्रतिकूल प्रभाव को कैसे आ, कम कर सकते हैं। तो देखिए, भारत ही नहीं, अमेरिका ने बहुत जगह जो है टैरिफ लगाया, दुनिया के लगभग सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया उसने। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि इस प्रश्न का मूल रूप से दो भाग है। पहला है टैरिफ जो लगा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और दूसरा है कि प्रतिकूल प्रभाव को कैसे कम करें। प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रभाव जो है ये क्या हो सकता है। प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। तो हमारे ऊपर तो वैसे शुरू में ही हम आपको बता दें कि ज्यादातर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पर ज्यादा होगा, नेगेटिव जो है वो बहुत कम है। अभी समझेंगे हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि आपके प्रश्न का जो फ्रेमिंग है वो कुल मिला के इतना ही है, पॉजिटिव नेगेटिव बता देना है। ठीक है, अब जो है आपका सीधे जो इंट्रोडक्शन शुरू होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर का जो इंट्रो होना चाहिए वो सीधे सीधे होना चाहिए कि टैरिफ जब लगता है तो इसका मेन नुकसान किस पर होता है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है। तो पहला इंट्रोडक्शन का लाइन ही आपका यही होना चाहिए कि अमेरिका द्वारा जो पारस्परिक शुल्क आरोपित किया गया है इसका प्रतिकूल प्रभाव जानबूझ करके लिखिएगा कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा किन पर पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा उन देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो बहुत लो इनकम कंट्रीज हैं, ऐसे देश जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय या जिनकी जीडीपी बहुत कम है। ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि लो इनकम ग्रुप में के जो देश हैं वो ज्यादातर विकासशील देश हैं जो एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। और जो एक्सपोर्ट करते हैं उन पर भी थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, रेट तो बढ़ेगा, दर तो बढ़ेगी, ये तो पक्की बात है ना। और इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है वो बाकी देशों की तुलना में कम या ज्यादा लगाया है। तो बाकी देशों की तुलना में कम लगाया है। ठीक है, और कुछ देशों पर बहुत कम लगाया है जहां वो जानता था कि वहां से हमारा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन अब इंट्रोडक्शन की दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, इंट्रोडक्शन में पहली बात आपने क्या कही कि ये लो इनकम कंट्रीज पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव लो इनकम वालों पर, कम आय वाले देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बात आपने कह दी। इसके बाद इंट्रोडक्शन की दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए। हम्म तो आपको ये कहना होगा कि अमेरिका ने विभिन्न देशों पर एक समान दर के बजाय डिफरेंशिएट करते हुए अलग अलग दर पर शुल्क आरोपित किए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये जरूर लिखना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अमेरिका ने विभिन्न देशों पर एक समान टैरिफ न लगा करके भिन्न दरों पर टैरिफ या शुल्क लगाया है। ठीक है, यही इतना ही कहना है।
अब इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी बात आपको करनी शुरू कर देनी है। ठीक है? तो आप कहना शुरू करेंगे, अच्छा, यूएस का क्या 1-2 इसका जो है 1-2 रीज़न भी बता देना है। रीज़न भी बता देना है कि अमेरिका क्या कह रहा है। तो अमेरिका कहता है कि भाई, अच्छा हाँ, टैरिफ कैसा है और उसी के साथ रीज़न बता दें। तो पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने एक बेस टैरिफ बना दिया। उसने कहा कि अगली बात आप बताएँगे कि अमेरिका ने 10% की दर से बेस टैरिफ लगाया। उसके बाद जो है विभिन्न देशों पर विभिन्न देशों पर 26% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया 26% का। ठीक है? ये भी बताना ज़रूरी है। अब वो क्यों लगा रहा है, एक कारण भी बता दीजिए। कहता है कि जो डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित दर है, ठीक है? खास करके जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर वो खुद ही कहता है, ये वर्ड यूज़ करता है कि जो डब्ल्यूटीओ द्वारा, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो कारण जरूर बताइए कि डब्ल्यूटीओ द्वारा एग्रीकल्चरल और एलाइड प्रोडक्ट्स पर जो लग 113% तक, अधिकतम, मैक्सिमम 113% तक जो टैरिफ होना चाहिए डब्ल्यूटीओ के द्वारा निर्धारित किए गए दर के आधार पर, तो अमेरिका कहता है कि इस 113% की तुलना में कई बार 300% तक जो है टैरिफ पहुंच जाता है। और दूसरी बात वो कहता है कि बिना किसी जो है प्रक्रिया के या निर्धारित, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के, ये लोग कई बार ऐसे देश हैं जो हम पर अचानक से टैरिफ लगा देते हैं अनप्रेसिडेंट तरीके से। ठीक है? ठीक है? तो इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हम पर क्या होता है, अचानक से अमेरिकी इंडस्ट्रीज पर, अमेरिका के उद्योगों पर इसका बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर कहता है कि विभिन्न देश किसी तरह से एक यूनिफॉर्म दर पर, एक समान दर पर जो है क्या नहीं करते हैं, प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं, व्यापार या खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, और सब्सिडी भी देते हैं अपने यहाँ। और एक बात कहता है, यानी कि क्या हुआ, एक तो ये कारण बताया, दूसरा कारण बता दिया कि सब्सिडी जो देते हैं उससे भी उनके इंडस्ट्री में, वहां के देश, अपने देश में जो है सब्सिडी देते हैं तो उनका माल जो है सस्ता पड़ता है बेचने वाले के लिए, तो हम पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कहता है कि एफडीआई पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है। खास करके रिटेल एफडीआई में हम लोगों ने, तो आपको सबको पता है कि हमने लगा रखा है। ठीक है? रिस्ट्रिक्शंस। तो इसके कारण अमेरिका कहता है कि हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम अपने देश की इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए टैरिफ लगाएंगे। ठीक है? अब इंडिया पर कितना परसेंट लगा है, तो आप बता देंगे कि उसने भारत पर भी बेस टैरिफ तो जो है ही है, 26% का टैरिफ लगाया है, सामान्य टैरिफ। ठीक? 26% का। अब इससे क्या होगा? इससे पहला नुकसान जो मैंने आपको बताया कि भाई हम भी एक तरह से लो इनकम ग्रुप पर हैं, तो देखें क्या कि जो है हम पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि द्विपक्षीय व्यापार पर इसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। तो भारत जो है, अब यहाँ बताइए कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है वह बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, लगभग 18%। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, उसमें 18% जो है हम देखते हैं, लगभग 18% से ज्यादा ही अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, और पिछले 3 वर्षों में तो ये साझेदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और दुनिया में हम पहुंच गए हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका का जो बाइलेटरल ट्रेड है
वो दुनिया में लगभग पहले नंबर पर पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन क्या हमारे लिए कोई अवसर है? तो बिल्कुल अवसर है हमारे लिए। हम अभी भी बहुत से उत्पाद ऐसे हैं हमारे जो बहुत कम दरों पर हम जो है करते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया, ठीक है, इंडिया ने कोई भी इस टैरिफ का रिटेलिएशन नहीं किया। आगे ये जरूर बताएंगे कि भारत ने इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई नया टैरिफ नहीं लगाया। भारत ने रिटेलिएट करते हुए कोई भी नया टैरिफ नहीं लगाया। ठीक, इससे क्या हुआ? भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध है या जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बहुत डिटेरियोरेशन की तरफ नहीं गए, और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बाकी संबंधों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जियोपॉलिटिकल संबंधों पर भी कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कहा गया कि अब जो है इंडिया पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। कुछ इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा और कुछ पर इसका पॉजिटिव भी पड़ जाएगा। समझ लीजिएगा, कुछ पर तो नेगेटिव, लेकिन बहुत पर पॉजिटिव भी। अब चूंकि प्रश्न बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिखा जाना है, इसलिए क्या करना है, संक्षेप में आपको बताना है कि भारत पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, किंतु पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ये लिखेंगे, पॉजिटिव ज्यादा होगा, ये बताएंगे। फिर कहेंगे कि इंडिया ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशन पर नहीं गई, टैरिफ लगा, रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन अभी भी अमेरिका ने चूंकि 90 दिनों तक क्या कहा था, जब ट्रेड लगाया तो बोला 90 दिनों तक इस पर हम अभी एक तरह से रोक लगी है। 90 दिनों तक उसने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया है, 19 डेज तक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पास अभी भी नेगोशिएशन का, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और वार्ता चल भी रही है। पहली बात, यानी कि हो सकता है कि यूएस को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उसे समझा भी लें। ये लिखना नहीं है, बस बताना है कि वार्ता चल रही है। ठीक है, अब जो है इंडिया वार्ता में है, इसलिए फायदा हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ अब क्यों पॉजिटिव फायदा ज्यादा होगा? तो अन्य देशों की तुलना में आप कहेंगे, अन्य देशों की, इंडिया जैसी जो इकोनॉमी है उनकी तुलना में भारत में क्या हुआ है, भारत पर टैरिफ कम है। ठीक है, भारत पर जो टैरिफ है वो 26% है, वहीं अगर चाइना पर देखेंगे तो 37% है। 10% जो बेस है उसके अलावा, और कुछ कुछ मामलों में तो उसने चाइना पर 100% से भी ज्यादा लगा दिया है। ठीक है, बांग्लादेश पर 37% है, चाइना पर 34 है, चाइना पर 34 है और बांग्लादेश पर 37% है। यानी कि वो वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ना चाहता है। यहाँ बस ऐसे बोल दे रहा हूँ, वैसे भी उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर टूट रही है, क्योंकि वो भारत के विरोध के चक्कर में जो जो स्टेप उठाए और जिस तरह से वहां शासन सत्ता पलट हुआ, तो भारत ने अच्छा जवाब दिया है। खैर, हमको बांग्लादेश से लेना देना क्या? ठीक है, बस इतना है कि एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया। वियतनाम के रास्ते चाइना बहुत माल भेजता था, तो वियतनाम पर 46% लगा दिया, ये भी समझ लिया। और वियतनाम भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करता है। चलिए, तो ऐसे में क्या हुआ, अब ये जो टैरिफ लगे उनका सकारात्मक प्रभाव बताना है, तो कहां कहां सबसे ज्यादा हमको अगर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो टेक्सटाइल हमको फायदा कहाँ मिलेगा?
अब चाइना पर 34% है, इन पर 37% है, हमारे यहाँ 26% है। तो हम टेक्सटाइल में बहुत पॉजिटिव फायदा उठा सकते हैं। फार्मा एग्जम्प्ट करवा लिया हमने, फार्मा को एग्जम्प्ट कर दिया है, फार्मा पर लगाया ही नहीं है, यानी कि हमारे देश के फार्मा उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे देश का आईटी सेक्टर भी ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। ठीक। तो इन सब, और यहाँ इसी क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्टर भी हैं, तो हमारा ये फायदा हो रहा है। तो क्या होगा, अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी बता दीजिएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टील पर, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी जो बड़े उद्योग हैं, भारी उद्योगों में से कुछ पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, कुछ सेक्टर्स पर। अब इंडिया इसको कैसे, क्या कहते हैं, मिटिगेट कर सकती है। तो इंडिया जो है उपाय सुझाना है, उपाय, अंतिम चरण है आपके उत्तर का, मेजर्स टू मिटिगेट इट। ठीक है। तो कहा जाता है कि भारत जो है इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकता है। ठीक है। वार्ता चल रही है, तो वार्ता के आधार पर अगर कुछ कम करा लिया गया, 2-4% भी कम करा लिया गया टैरिफ, तो हमारे फेवर में आ जाएगा। नेगोशिएशन चल रहा है, उसके आधार पर कुछ कम हो जाए। ठीक। या फिर दो तरफा कम हो, वार्ता में, नेगोशिएशन में हम अपना टैरिफ कम करें। ठीक है। भारत द्वारा आरोपित टैरिफ को कम करें, और इससे क्या हो कि उस हमें यूएस को भी हम समझा सकें कि साहब हम कम कर रहे हैं, आप भी कम कर दो इन सेक्टर्स पे। ठीक। ये तरीका हो गया। फिर क्या होगा, डोमेस्टिक लेवल पर कई ऐसे हैं कि जो मनमाने तरीके से टैरिफ बैरियर बने हुए हैं। तो शुल्क या प्रशुल्क बाधाएं जो है हमारे देश की, अगर हम उसको हटाएं तो भी अमेरिका को हम अपने फेवर में ला सकते हैं। अब इसके बाद इसे अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकता है, क्योंकि अन्य देशों की तुलना पर भारत पर टैरिफ जो है कम लगा है, पहली बात। दूसरी तरीके से इस अवसर का दूसरा पहलू ये है कि भारत अपने डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, यानी कि मेक इन इंडिया। ठीक है। मेक इन इंडिया जैसा जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसको बेहतर कर सकें। एफडीआई में हम नए प्रावधान कर दें। ठीक है। एफडीआई के लिए कुछ नए प्रावधान कर दें, जिससे कि हमारा आसान हो जाए। उसके साथ फिर हम जो है कुछ रेगुलेशंस भी बेहतर करें, रेगुलेशंस में भी कुछ सुधार करें अपने यहाँ। ठीक है। रेगुलेशन में सुधार करें, विनियमीकरण का रिफॉर्म करें थोड़ा सा। और एक बात आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिसेबल तरीके अपनाएं। तो एक तरफ क्या हो गया कि हम इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं कि हम अपना डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करते हैं, इंफ्रा भी जोड़ दीजिए। ठीक है। उसके अलावा ये सारे उपाय अगर हम करते हैं, तो इसके प्रभाव को, प्रतिकूल प्रभावों को मिटिगेट किया जा सकता है। इसके बाद एक और प्रश्न है जिसका उत्तर तो आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा सा और आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया बांग्लादेश। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश, और ये भारत बांग्लादेश के करंट सिचुएशन पर प्रश्न है। वर्तमान स्थिति जो वहां पर चल रही है, अनिश्चितता की स्थिति, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अब जो है देखना भारत के फेवर में कैसे आती है, कैसे आती है। अच्छा, हमने जो है
पहले ही कहा था कि देखना, भारत के और पाकिस्तान के इस जो की संभावना थी या तनाव जो चल रहा था, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो हमने पहले ही कहा था कि भारत के साथ अच्छा, पाकिस्तान का साथ चीन भी देने नहीं आएगा। चलिए, अब इस प्रश्न का उत्तर में भारत क्या रणनीति अपनाए ये बताना है। आंसर 10 फेज में हम क्या करें और इससे जो भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है उसको क्या करें। यहाँ भी मैं आपको पहले ही बता दूं, बांग्लादेश ने हमारे फायदे में बहुत कुछ कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश का जो बदमाशी है वो भी हमारे फेवर में है। कैसे है इस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले वहां का पॉलिटिकल सिनारियो बताना है इस प्रश्न के उत्तर में। राजनीतिक परिदृश्य बता दीजिए, और राजनीतिक परिदृश्य वहां का कैसा है आपको पता है, ठीक है। कि शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया, और शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद वहां पर पहले तो एक तरह से मिलिट्री का सोचा गया, लगा कि मिलिट्री शासन होगा, लेकिन फिर एक पपेट बिठा दिया गया। अब देखिए, इससे बदलाव क्या हुआ। इससे बदलाव ये हुआ कि अच्छा, अब इस कांड में बताना आपको ये है, अब ये पूरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। भले ही इसको हम ले जाएंगे किधर, इसको आर्थिक वाले पक्ष में ले जाएंगे, सामाजिक पक्षों पर भी ले जाएंगे, लेकिन है ये पूरा का पूरा जो है जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन। इसमें हमारी स्ट्रेटेजिक बातें भी होंगी ज्यादा, और जियो पॉलिटिकल जो है वो होंगी, आर्थिक थोड़ा बात करेंगे, ठीक। तो ये कैसे हुआ, तो इस राजनीतिक जो बदलाव हुआ कि शेख हसीना को, अब लिख देंगे कि शेख हसीना की सरकार को, है ना, हटाया गया, शेख हसीना ने भारत में शरण ली, ठीक है। क्योंकि शेख हसीना की सरकार होने का मतलब था कि बांग्लादेश हमेशा भारत के फेवर में रहता था, इसीलिए एक तरह से वहां पाकिस्तान के प्रयासों द्वारा और चाइना की बैकिंग के आधार पर यह किया गया। तो ऐसा करने में किसका किसका हाथ है, तो चीन का हाथ है और पाकिस्तान का। और ये माना जा रहा है कि इस समय चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। ये हो गया, चीन के फेवर में वो ज्यादा है, ये भी हमने देखा है, समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। अब इसका सबसे पहला जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने की संभावना है वो है कि इससे क्या होगा, भारत में आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। और वहां हमने यह भी देखा कि आंतरिक स्तर पर वहां इंटरनली क्या हुआ, एंटी हिंदू स्लोगन्स और एंटी इंडिया स्लोगन्स चलाए गए। हिंदुओं को मारने पीटने या उनके साथ उनको प्रताड़ित करने की बड़ी घटनाएं सामने आई, बड़े वीडियो सामने आए। यहाँ तक कि इस्कॉन मंदिर के वहां के प्रमुख को बंदी बना लिया गया था। और जैसे ही, टाइमिंग देखिएगा जैसे ही बांग्लादेश को पता चल गया कि अब तो भारत पाकिस्तान को पक्का मारने जा रहा है, क्या किया उसने, रिहा कर दिया। कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी बहाने दो चार बम हमारे यहाँ भी फूट जाए, ठीक है। और एक मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, इसको आप गंभीरता से मत लीजिएगा और लिखिएगा भी नहीं। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई बदमाशी इस बीच कर दे, तो भारत को एक अवसर मिल जाए भारत से बांग्लादेशियों को भी निकालने का, है ना। अच्छा अवसर था ना, बहाना मिल जाता। अब बताइए, बांग्लादेशियों को भारत से निकालेंगे ना तो कम से कम 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी निकलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कास्ट सेंसस लागू हो गया, हो जाएगा, मतलब अगली बार जातीय आधारित गणना होगी और फिर एनआरसी इफेक्टिव कराया जाएगा।
तो भाई बांग्लादेश को भी ठीक किया होगा, करना ही होगा। चलिए, ये लिखना नहीं है यहाँ पर भारत बांग्लादेश के जो बांग्लादेश में जो नए परिवर्तन हुए उससे क्या हो रहा है। तो भारत पर आतंकवाद का खतरा, क्योंकि वहां पर जब आंतरिक रूप से देखा गया तो भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं और भारतीय मतलब जो हिंदू हैं उनको प्रताड़ित भी किया गया है। फिर भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, इसलिए वहां की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसने भारत को प्रयास किया कि वो भारत के साथ कुछ गलत करे, और उसने करना शुरू किया। उसने अपना बंदरगाह जो है वो दे दिया रूस के साथ। अब देखिएगा उसने क्या क्या किया। चाइना को बंदरगाह दे दिया, पोर्ट दे दिया है। तो दूसरी तरफ उसने रशिया के साथ भी क्या किया है, द्विपक्षीय समझौता किया। लेकिन यही क्या हुआ, उसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। उसने सोचा कि हम रूस के साथ अपने संबंध स्थापित करेंगे तो भारत की तुलना में हम बराबरी में पहुंचेंगे रूस के साथ संबंधों में। लेकिन उसकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई। कैसे दूर हो गई, लिखना नहीं है, बता दे रहा। अभी जो हमारा भारत पाकिस्तान का जब तनाव बढ़ा तो रसिया ने अपने 3 एयरक्राफ्ट उधर भेज दिए बंगाल की खाड़ी की तरफ, और बांग्लादेश मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को चुप रखने के लिए अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत वहां से थोड़ा आगे बढ़ा दिए थे, 2 या 3। यानी कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं उन्होंने एक इशारा कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इससे क्या हुआ, टेंशन जब बढ़ा तो भारत ने क्या किया है, भारत ने कई तरह से जवाब दिया। कहीं कुछ बोला नहीं, मीडिया में आके नहीं बोला, लेकिन इनको जवाब दिया। भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने मार्ग बंद कर दिए, रूट जो है उसने बंद कर दिया, सप्लाईज बंद कर दी। ठीक, और बहुत सारे मामलों में जो सब्सिडी दी जा रही थी वह भी बंद कर दी। और जब भारत से सप्लाई बंद हुई है तो उसके टेक्सटाइल कपास बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से जाता था, तो उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। बहुत सारे जो है वस्त्र उद्योग जो है उसके बंद पड़ गए हैं, बंद पड़ गए। ठीक, ये हो गया। यानी कि भारत ने चुपचाप अपना काम कर दिया, कोई शोर नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और मैंने जैसे इशारा किया आपको कि रसिया ने ये कर दिया और ये कर दिया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश को कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश के इस अनिश्चितता के दौर में हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार हो रही है, आप समझ गए। हमारी प्रतिक्रिया हो रही है बांग्लादेश की प्रतिक्रिया के आधार पर। जिस प्रकार बांग्लादेश आगे बढ़ेगा उस प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया। लेकिन अब एक समस्या और बढ़ने की संभावना है, जिसको हम कहते हैं इलीगल इलीगल इमिग्रेशन। जो वहां से घुसपैठ होती है गुड जो है उसके बढ़ने की संभावना है। अवैध अप्रवासी, ठीक है, अप्रवासी भी भारत में आएंगे, इसकी भी संभावना ज्यादा है। क्यों, वहां पर भुखमरी तेजी से बढ़ेगी कुछ ही दिनों में। क्योंकि आप सब जानते हैं चाइना किसी को कुछ देता नहीं है, वो केवल लेता है। बांग्लादेश पर भी डेट डिप्रेशन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। डेट डिप्रेशन क्या होता है, तो आपको शायद एक क्लास में मैंने पहले ही बताया था
कि चाइना क्या करता है, ये स्ट्रेटजी अपनाता है कि लोगों को अधिक से अधिक ऋण दे दो और फिर वो ऋण में इतना दब जाए हमारे अधीन आ जाए। यदि ऐसा होता है तो भी जब बांग्लादेश का नुकसान तो होगा, लेकिन मेरा हमारा भी नुकसान ये होगा कि भारत के पड़ोस में चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, जो हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजिकली उचित नहीं है। ठीक, तो इसको कंटेन कैसे किया जाए, भारत क्या रणनीति अपनाए? तो इस समय भारत के लिए वही है तरीका कि बांग्लादेश को कड़ा स्ट्रिंजेंट जो है संदेश दे, और कड़ा संदेश उसे दिया जा चुका है जो मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ यहां भी क्या होगा, अगर हम अब चले आते हैं इकोनॉमिक की तरफ, तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बांग्लादेश के जहां से हमारे पास आते थे खूब जो है वस्त्र, तो हम क्या करेंगे, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है यदि जो है हमारे देश के जो उद्योग हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो अच्छा हमारे देश के इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। हाँ, बायलेटरल ट्रेड पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हमने जानबूझ करके ही क्या किया है, बंद किया सप्लाई। दूसरी तरफ बांग्लादेश को स्ट्रेटेजिकली कैसे कंटेन करना है, तो आपको पता ही है कि चाइना और पाकिस्तान को अगर हम ठीक तरीके से कंटेन करते हैं तो बांग्लादेश अपने आप कंटेन रहेगा। भारत को जिस प्रकार के खतरे हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, टेररिज्म का, घुसपैठ का, इन सब का, तो भारत को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी भी बेहतर करनी होगी, है ना। अपना इंटरनल सिक्योरिटी को भी बेहतर करना होगा, बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा खतरा हमको यही सब है, इनसे ज्यादा खतरा यही है। अब देखो, हमने स्ट्राइक भी कर दी कल रात में, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान नई रणनीति के साथ इनको अपना नया अड्डा बनाए। तो ऐसे में यह भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कोई भी इस तरह की गतिविधि होती है तो बांग्लादेश में उसको पनपने के पहले ही निपटा दिया जाए। ठीक है, तो यही कुछ है इसके जवाब, आप लिख देंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न जो है इसी क्वेश्चन का है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 मैरीटाइम सिक्योरिटी से है, समुद्री सुरक्षा से है, और फिर इसमें कहा गया है कि भारत ने क्या उपाय किए हैं, ये बताना है। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि भारत की जो मैरीटाइम बॉर्डर लाइन है बहुत लंबी है। इंट्रोडक्शन आपको यहीं से शुरू करना है कि भारत की जो समुद्री सीमा है वो बहुत लंबी है, लगभग 7,517 किलोमीटर फैली हुई। तो भारत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात, ये जो मैरीटाइम बॉर्डर है ये हमारे पड़ोसी देशों से भी मिलता है, बांग्लादेश और क्या कहते हैं पाकिस्तान इसमें प्रमुख रूप से आते हैं, बाकी छोटी कंट्रीज को छोड़ दी। तो भारत का जो भारतीय क्षेत्र में जो हिंद महासागर पड़ता है उसको कहा जाता है कि हमारा जो महासागर है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, लगभग 19% से ज्यादा जो है समुद्र का जो वो होता है महासागरीय जो एरिया है वो लगभग ये केवल हिंद महासागर की 20% के पास है, 19.8 या 9% के आसपास। तो भारत की 3 प्रमुख बातों के लिए
मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे में आगे लिखेंगे कि ऐसे में भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किन क्या कारणों से? तो आर्थिक समृद्धि के लिए, भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, उधर से हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। और हालांकि इसी में आ जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी में ही। और फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापार के। तो भारत की आर्थिक समृद्धि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां क्या हैं? समुद्री मार्ग से सबसे बड़ी चीज है पायरेसी, जिसको कहते हैं लुटेरा। जो समुद्री लुटेरे होते हैं, ये क्या करते हैं? लूटते हैं। आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन हाँ, इस पर भी भारत ने ऐसा रिएक्शन दिया कि अब सब दुरुस्त हो गए। समुद्री लुटेरे भारत की जहाजों को हाथ लगाने से अब बहुत डरते हैं। लेकिन इसके अलावा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई, ठीक है, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, समुद्री रास्ते से टेररिस्ट का आना जाना। टेररिस्ट जो है वो आ सकते हैं, आपको पता है मुंबई का जो मामला हुआ था, वो आए थे। ये स्मगलिंग है, ठीक है। टेररिस्ट का आना जाना, या टेररिस्ट का आना हो सकता है, इलीगल इमिग्रेशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण पड़ने वाला जो जल व समुद्र पर प्रभाव है, वो भी, यानी कि सुनामी वगैरह, ये भी चैलेंज है। तो चुनौतियां कुछ इस तरह की हैं भारत के सामने। अब जो है, इन्हीं चुनौतियों में, इन चुनौतियों को सामना करने के लिए भी हमारे पास कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रश्न में चुनौतियां पूछा गया है। तो क्या चुनौतियां हैं? तो हमारे पास चुनौतियां हैं, इसको संभालने के लिए चुनौतियां क्या हैं? तो बहुत, अभी भी अवसंरचना विकास नहीं है, सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अवसंरचना या आधारभूत संरचना जो है वो सीमित है, ठीक। तो दूसरी तरफ नंबर 2 पे हो जाएगा आपका, मैन पावर भी कम है, ठीक है, मैन पावर भी कम है। फिर कई मामलों में देखा गया है कि एडवांस ट्रेनिंग का अभाव है, एडवांस ट्रेनिंग की समस्या है, खास करके कोस्ट गार्ड जो है उनके लिए। इस पर बहुत काम हो रहा है, जान लीजिए। भारत में कोस्ट गार्ड को एडवांस वेपन, एडवांस इक्विपमेंट्स और इनकी ट्रेनिंग पर भारत में बहुत काम हो रहा है। कोस्ट गार्ड क्या करता है? अपने कोस्टल, यानी कि 12 नॉटिकल माइल की जो है सुरक्षा देखता है ना, आपको पता होगा। तो और तकनीकी जो है एडवांसमेंट भी एक चुनौती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक चुनौती है। और भारत में ये जरूर लिख देना है यहाँ पर कि हालांकि इन सभी क्षेत्रों में भारत सरकार एक तरह से युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इसे बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। अब इसमें भारत द्वारा मेजर्स क्या उठाए गए हैं? हम्म, तो भारत द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अगर आप देखेंगे, तो पहली बात तो ये है कि जो सिक्योरिटी है नेवल की, नेवी अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर रहती है, नेवी के पीछे कोस्ट गार्ड रहता है, और कोस्ट गार्ड के पीछे स्टेट मैरीटाइम पुलिस रहती है। अच्छा, कोस्ट गार्ड 12 नॉटिकल माइल का लिए होता है,
20 नॉटिकल माइल के लिए, पीछे मैंने 12 बोल दिया था। और जो राज्य का जो मरीन पुलिस होता है वो होता है 12 नॉटिकल माइल। तो भारत ने क्या करना है, क्या क्या किया है? तो भारत ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बनाया। ठीक, भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो क्या करता है, हिंद महासागर में पड़ के दायरे में आने वाले सभी देशों के साथ कोऑपरेशन वगैरह करता है। ठीक, फिर दूसरा क्या किया, इंडियन ओशन, हिंद महासागर की हम बात कर रहे हैं अभी, हिंद महासागर में नेवल सिंपोजियम भी बनाया है, नौसेना का सिंपोजियम। इसमें भी सभी नौसेनाएं एक साथ मिल करके एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देना, ये सारा काम हो रहा है। फिर सागर, जो मैंने कहा कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, उसमें ये जो स्कीम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये मेनली अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, हमारी समुद्री सीमा है, उसके लिए काम करती है। ये 2015 में भारत सरकार ने शुरू की थी। ठीक है, अब इसका 3 बड़ा काम है। पहला है कि ये जो है किन किन उद्देश्यों के लिए काम कर रही है, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम कर रही है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में। इसका मतलब हुआ कि पूरी तरह से पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये अच्छा, अब इसमें भी सभी देश शामिल रहेंगे। फिर दूसरी बात जो है वो है इकोनॉमिक रिलिशियंस, रिजाइलेंस, तो आर्थिक अंतरनिर्भरता जो है, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक अंतरनिर्भरता। और हाँ, इसके लिए भी काम कर रहा है। और फ्रेंडली जो है स्तर पर काम, फ्रेंडली वातावरण में काम किया जाए, तो इंडियन ओशन में ये हो रहा है। ठीक है, फिर अगला चौथी बात भारत ने क्या शुरू की है, तो बहुत उच्च स्तरीय कोऑपरेशन पर काम चल रहा है, यानी कि सभी देशों के साथ क्या हो, बेहतर कोऑपरेशन के साथ काम किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, समुद्री लुटेरों के विरुद्ध जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो चलाए जाते हैं। ठीक, कोशिश की जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1982 में मैरीटाइम जो सिक्योरिटी के लिए, क्या कहते हैं, समुद्री सुरक्षा के लिए जो क्या उसको क्या बोलते हैं, जो निकाल कन्वेंशन, हाँ, कन्वेंशन में जो लॉ बना है उसको सभी देश माने। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ लॉ, 1982 का है। तो यूएन ने जो अपना कानून बना करके रखा हुआ है, उस पर सभी देश अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और भारत कर रहा है। इसके बाद जो है डाटा शेयरिंग, एक दूसरे के साथ आंकड़ों का आदान प्रदान, डाटा शेयरिंग पर काम किया जाए। ठीक है, अच्छा, आप जानते होंगे समुद्री लुटेरे अफ्रीकन कंटिनेंट में ज्यादा हैं, सोमालिया और मालिया के पायरेट्स तो बाप रे कितने फेमस हो चुके थे, नोटरियस हैं बहुत। ठीक है, भारत सरकार ने 2018 में इसी के लिए गुड़गांव में अंतरराष्ट्रीय फ्यूजन सेंटर बनाया,
इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर भी स्थापित किया है। और ये कहाँ है? गुड़गांव में है। और ये भी 2018 में किया गया है। और फिर क्वाड का नाम लेना, समुद्री सुरक्षा के लिए क्वाड का नाम अंत में लिखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड क्वाड्रिलेटरल जो अलायंस हुआ है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच, खास करके इसका फोकस आप सभी जानते हैं पैसिफिक ओशन है, लेकिन ये चार देश आपस में इस क्वाड के तहत भी आपस में एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। तो इससे क्या बनता है कि भारत ने लगभग सभी जो है पक्षों पर ध्यान रखते हुए अनेक उपाय किए हैं, जिससे भविष्य में क्या होगा, जिससे भविष्य में मैरीटाइम सिक्योरिटी और सुदृढ़ होगी। और इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि अब जो है भारत समुद्री सुरक्षा के मामले में भी एक मजबूत जो है देश के रूप में उभरेगा। इतना ही है इस प्रश्न का उत्तर। बस फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।